हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार आप सबको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर में हम लोग आज देखेंगे 13 मई 2026 के करंट अफेयर लिए गए हैं। मेनली द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। उसमें हम लोग पहले हेडलाइंस को देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग एक एक हेडलाइंस को डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है। खुदरा मुद्रास्फीति में उछाल आया है, अभी देखने को मिला है। युवा बेरोजगारी दर में वृद्धि देखने मिली है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है हमारे देश में। सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में क्या न्यूज है। ब्रिक्स मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है इसका क्या है। ब्लॉक स्तरीय पूर्वानुमान किस चीज से रिलेटेड है। भारत सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की तरफ क्यों बढ़ रहा है। और टीवी के प्रमुख श्री जोसेफ विजय तमिलनाडु के सीएम नियुक्त किए गए हैं। असम के सीएम और पश्चिम बंगाल के सीएम की नियुक्ति की गई है। हम लोग का पहला टॉपिक है खुदरा मुद्रास्फीति में उछाल आया है। इसको देख लेते हैं कि खुदरा मुद्रास्फीति में उछाल कितना आया है, पहले जो कितना था और उससे बढ़ के कितना हुआ है। तो पहले ये देखें तो 13 महीनों का सबसे ज्यादा इसमें रहा है। 13 महीने जो पिछले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आया है और ये 3.5% बढ़कर हो गया है। तो ये काफी खुदरा मुद्रास्फीति में उछाल ये काफी बड़ी मानी जाती है। इसको देखें तो ये जारी कौन करता है, तो इसको मॉस्पी के द्वारा रिलीज किया जाता है। मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है, यह जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। ये पिछले 13 महीने में देखें तो जो अप्रैल लास्ट महीना रहा था 2026 उसका देखे थे अब तक तो 3.5% इसकी मुद्रास्फीति रही थी। भारत के जितने भी परिवार हैं उन परिवारों के द्वारा जो जो डेली यूज में लिए जाने वाले सामान है उसमें जितनी भी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है या उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है तो उसका जो मापक होता है खुदरा मुद्रास्फीति दर, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये हर प्रत्येक माह रिलीज किया जाता है मॉस्पी के द्वारा। ठीक है, तो इसके रिलीज करने से हम लोग को क्या फायदा होता है, तो इसका रिलीज करने से आरबीआई अपने मौद्रिक पॉलिसियों को रेगुलेट कर पाता है, उसको चेंज कर पाता है कि आने वाले टाइम में किस प्रकार की परिस्थिति होगी हमारे इकोनॉमी के लिए, उसको ये भाप सकता है। जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा वो डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है युवा बेरोजगारी। तो ये देखें तो युवा बेरोजगारी दर में काफी बढ़ोतरी हो गया। ये 3.1% जो होना चाहिए इससे बढ़कर 9.9% हो चुका है जी। ये देखें तो 3 गुना से भी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। युवा बेरोजगारी दर ये रिलीज किया जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। जो हमारे देश में 3.1% बेरोजगारी दर होना चाहिए युवाओं में वो 9.9% है। इस युवाओं के कैटेगरी में हम देखें तो मेनली 15+ एज के लोगों को लिया जाता है और हम लोग प्रिसाइज वे में जाएं तो 15 ईयर से लेकर 29 ईयर तक के यंग पर्सन को युवा बेरोजगारी के अधीन रखा जाता है। इसके आने के पीछे का कारण भी है कि किस प्रकार से भारत में जो यंग टैलेंट है इसको इनोवेशन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा नहीं डाला जाता है और जिसका परिणाम है कि युवा बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है। हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है युवाओं की वो केवल गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने में लगा होता है और इसका बोले तो एक गवर्नमेंट सर्विस के अतिरिक्त हमारा एक ही क्षेत्र आता है जो सर्विस सेक्टर आता है और उसमें भी हम देखें तो मेनली जिस सेक्टर में हम लोग को ज्यादा होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो बहुत कम है। तो इसके कारण हमारे देश में युवा बेरोजगारी दर ज्यादा देखने मिल रही है। इसके अलावा देखें तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात बोलते किसको हैं। तो इसकी डिफिनेशन में अगर जाएं तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात उसको बोलते हैं जिसमें श्रमिकों की कुल संख्या ले ली जाए हमारे देश में, श्रमिकों की संख्या कुल संख्या जितनी है और इसमें हमारे कुल जनसंख्या से भाग दे दी जाए, देश की जनसंख्या से भाग दे दी जाए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारा आता है WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसमें भी हम लोग बढ़ोतरी देख सकते हैं। जब हम युवाओं में बेरोजगारी देखेंगे बढ़ेगी
तो ऑटोमेटिक सी बात है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और टर्म आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रेशियो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो यानी वो जनसंख्या जो लेबर है यानी वर्कर है वो पार्टिसिपेट करती है, उसको काउंट करने के लिए ये रेशियो निकाला जाता है। इसमें जो है वर्किंग पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन दोनों को काउंट किया जाता है। अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन उसको काउंट किया जाता है जो श्रम की खोज में निकलते हैं, यानी काम की खोज में निकलने वाले लोगों को संख्या को काउंट किया जाता है। और कार्यशील जो जनसंख्या उसको काउंट करके दोनों को सम कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाएगा। उसमें WPR से यानी श्रमिक जनसंख्या अनुपात से भाग दे देंगे, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाएगा। इसमें बोल सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन प्लस अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो कार्य ढूंढना चाह रहा है, कार्य करना चाह रहा है या कार्य ढूंढने निकलता है उसका डिवाइडेड बाय WPR इंटू 100। तो इस तरह से देखें तो ये हमारा आता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। नेक्स्ट है सेंट स्टीफन कॉलेज में देखें तो ये 1881 ईस्वी में सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है सैमुअल स्कॉट अर्नल्ड के द्वारा की गई थी 1881 ईस्वी में न्यू दिल्ली में। ये तब से लेकर आज तक कोई भी महिला जो है प्रिंसिपल इसकी नहीं बन पाई थी। जो पहली महिला प्रिंसिपल बनी है सुसान इलियास, ये बनी है 12 मई को 2026 को। यानी इसे देखें तो सेंट स्टीफन कॉलेज को पहली अपनी महिला प्रिंसिपल सुसान इलियास के रूप में मिल चुका है। नेक्स्ट है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें न्यू दिल्ली में रहने का कारण है इसका जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट हो सकता है कि चीन के विजिट करने जाएं, तो उसके देखते हुए उन्होंने अपना ये ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उससे एस्केप किया है। इसका ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसके स्टार्टिंग मेंबर थे BRIC ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना मिलकर इसने शुरुआत किया था 2006 में। और इसके अलावा देखें तो 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। इसके बाद लगातार 5 कंट्री जुड़े थे 2024 में 1 जनवरी को। तो उसमें देखें तो पहला आता है UAE, सऊदी अरब, इजिप्ट एंड इथियोपिया। नाम लिख देता हूं आप लोग को याद रहेगा, इथियोपिया, इजिप्ट यानी मिस्र, UAE, सऊदी अरबिया। इसके अलावा एक और कंट्री जुड़ा था जो 2025 में जुड़ा था, उसका नाम था इंडोनेशिया। इसके टोटल जो सदस्य देशों की संख्या देखें तो 11 है। इसमें देखिए 5 ये 5 10 एक नाम छूट रहा है ईरान। इस तरह देखें तो टोटल इसकी ब्रिक्स की सदस्यों की संख्या 11 है। इंडोनेशिया सबसे लेटेस्ट कंट्री है। ये 5 कंट्री जो है इंडोनेशिया, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, UAE एंड सऊदी अरबिया, ये 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किए थे और ये 2025 में ज्वाइन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट जो है कंट्री कौन है जो ब्रिक्स का सदस्य देश बना है, तो वो बना है इंडोनेशिया 2025 में। इसके अलावा देखें तो ब्लॉक स्तरीय पूर्वानुमान लगाया जाएगा IMD के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा ये ब्लॉक स्तर पर इसके द्वारा जो मौसम का पूर्वानुमान है ये निर्धारित किए जाएंगे। अब तो इस तरह से जो किसान है या कोई भी व्यक्ति जो व्यापार से जुड़ा हुआ है या जिसको देखे जिसको मौसम से ज्यादा रिलेटेड है उसको किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, IMD के द्वारा किया जा रहा है, ताकि इसमें किसी भी तरीके का जो है किसानों को खासकर कृषि उत्पाद है उसकी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। नेक्स्ट है भारत सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। यानी सर्कुलर वाटर इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जिससे वाटर को प्यूरिफाई करके फिर से उसको वापस यूज में लाना है।
यानी भारत अब इस तरह के पॉलिसी में विश्वास करने लगा है कि जल है तो जीवन है, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इसमें देखें तो अपशिष्ट जो वाटर होते हैं, रेसिडुअल वाटर होते हैं, कंपनी से निकलते हैं, जो हमारे सिंक से घरों में निकलते हैं, स्लज से निकलते हैं, टॉयलेट से, इन सबको जो है प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर पुनः इसको वापस यूजेबल बनाया जाएगा। जैसा कि हम लोग धोलेरा वाटर सिटी जो देखते हैं गुजरात में, उसमें किया गया है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को चालू किया जाएगा। इससे सरकार को वाटर पर होने वाले खर्च जो है काफी मात्रा में बच जाएंगे और होने वाले जो स्कार्सिटी है वाटर को लेकर, ऐसा बोला जाता है कि नेक्स्ट जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वाटर के कारण होगा, उसको हम लोग कुछ हद तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट है टीवी के प्रमुख जो है तमिलगा बेत्री कड़गम, उसके प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का सीएम नियुक्त किया गया। इसके अलावा हेमंत बिश्वा शर्मा को देखें तो यह असम के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए और वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी से हैं। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बीजेपी से, वेस्ट बंगाल के सीएम बीजेपी से, और ये टीवीके से हैं तमिलनाडु के तमिलगा वेत्री कड़गा। तो इस तरह से देखें तो आज 13 मई 2026 के हम लोगों ने करंट अफेयर देखा। आप लोग को ये करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट्स में अपने राय जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।